प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला का भाग 3, जिसमें आज हम 5 और 6 जून 2021 के समाचार पत्रों से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चर्चा प्रारंभ करने से पहले हम एक विचार पर बात करते हैं। वो विचार है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। वो विचार क्या है? गांधी जी का जंतर है। ये जंतर, ये पंक्तियां मेरी प्रिय पंक्तियों में से एक है। तुम्हें एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त होता जा रहा है। राष्ट्रपिता गांधी जी की ये पंक्तियां पथ से विरक्त होने वालों को सदैव प्रेरित करती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान में कृषि व संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की सूचना व आवेदन एक स्थान पर उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो उत्तर हो, इसमें विकल्प हैं। 4 विकल्पों पे बात करते हैं। पहला है एकीकृत कृषक कल्याण पोर्टल, बी है राजस्थान किसान साथी पोर्टल, सी है एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल और डी है एम किसान पोर्टल। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, राजस्थान किसान साथी पोर्टल। ऑप्शन बी, राजस्थान किसान साथी पोर्टल। लॉन्च कब किया गया? लॉन्च किया गया 2020-21 में। क्या है? ऑनलाइन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, डेयरी, हॉर्टिकल्चर आदि गतिविधियों को एक जगह उपलब्ध करवाना है। इसका लक्ष्य है 5 वर्षों में किसान विकास की 144 योजनाओं को चिन्हित करना और उनका लाभ किसानों तक देना। उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग फार्म। उद्देश्य है ईज ऑफ डूइंग फार्म। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान जन आधार योजना किस विभाग द्वारा संचालित है? विकल्प है आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय, सूचना व जनसंपर्क विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग और डी है राजस्थान वित्त निगम। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प ए यानी आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। विकल्प ए, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय। क्या है जन आधार योजना? पूर्ववर्ती सरकार की जो भामाशाह योजना है उसको समाप्त कर जन आधार योजना लेके आई गई। जन आधार योजना जिसका लक्ष्य है पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायित्व और महिला सशक्तिकरण। इसमें परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला सदस्य को क्या बनाया जाता है? मुखिया बनाया जाता है। मुखिया बनाया जाता है। 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान। 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान जिसके माध्यम से नगद व गैर नगद लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में उपलब्ध करवाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 पर। आईपीसी की धारा 124A, आईपीसी की धारा 124A का संबंध किससे है? ऑप्शन ए राजद्रोह, बी दंगा, सी आपराधिक षड्यंत्र का दंड और डी है रिश्वत। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए राजद्रोह यानी सेडिशन। 124A राजद्रोह या सेडिशन से संबंधित है। राजद्रोह क्या है? राजद्रोह क्या है? जब कोई व्यक्ति निम्न के माध्यम से भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा उत्पन्न करे या उत्पन्न करने का प्रयास करे। किन माध्यम से?
किसी लिखित माध्यम से, किसी मौखिक माध्यम से, संकेतों से या दृश्य प्रस्तुति से, इन माध्यम से अगर विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ घृणा उत्पन्न करे या उत्पन्न करने का प्रयास करे तो क्या है, सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं धारा 124A के तहत। और ये क्या है, संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध है यानी गैर जमानती अपराध है और 3 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा इसमें दी जाती है। अभी चर्चा में क्यों रहा? चर्चा में इसलिए रहा, एक तो पत्रकार विनोद दुआ जिन्हें सरकार की आलोचना के कारण सेडिशन के चार्ज 124A को झेलना पड़ा, और अभी दो तेलुगु चैनल आंध्र प्रदेश के 2 तेलुगु चैनलों पर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। और सेडिशन पर हाल में की गई सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब समय आ गया है कि हमें 124A यानी सेडिशन को दोबारा परिभाषित किया जाए। सेडिशन से रिलेटेड एक मामला है बहुत महत्वपूर्ण, केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य का मामला है 1962 का। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है। सरकार की आलोचना राजद्रोह नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत के किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक हस्ती को ऊर्जा अनुसंधान यानी एनर्जी रिसर्च क्षेत्र का प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई? विकल्प है रीता बहुगुणा जोशी, प्रोफेसर CNR राव, रविंद्र कुमार सिन्हा, VS विजयन। तो उसका सही उत्तर होगा प्रोफेसर CNR राव। प्रोफेसर CNR राव जिन्हें भारत रत्न 2014 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को भारत रत्न से नवाजा गया था, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त प्रोफेसर CNR राव को अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड के लिए चुना गया है। और क्यों चुना गया है? उनके अक्षय ऊर्जा में यानी रिन्यूएबल एनर्जी में और एनर्जी स्टोरेज ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए। अब जानते हैं एनी अवार्ड के बारे में। एनी अवार्ड जिसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोला जाता है, एनी अवार्ड जिनको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोला जाता है, और ये ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का, एनर्जी रिसर्च सेक्टर का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। इसको एनर्जी रिसर्च सेक्टर का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। आगे बात करते हैं प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75I का संबंध किससे है? विकल्प है मौसम विभाग द्वारा हिंद महासागर में सुनामी पूर्वानुमान से, भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन, कॉर्पोरेट मंत्रालय का व्यापार सुगमता के लिए नवाचार, और विकल्प डी है भारतीय नौसेना का कार्यक्रम जिसमें स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो सही उत्तर होगा विकल्प डी, प्रोजेक्ट 75 जिस आई यानी इंडिया को इंडिकेट करता है। प्रोजेक्ट 75I जिसमें भारतीय नौसेना का ये कार्यक्रम है जिसमें 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। 6 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी निर्माण का लक्ष्य गया है। ये क्या है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आधारित है। INS 6 कौन कौन सी है पनडुब्बियां? INS कलवरी, INS खांदेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। ये 6 पनडुब्बी निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। कौन निर्माण कर रहा है? इसमें मझगांव डॉक लिमिटेड MDL जो तकनीकी सहायता ले रही है किनसे? नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से। जो तकनीकी सहायता नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस से निर्माण कौन कर रहा है? मझगांव डॉक लिमिटेड। और इंडिया में स्वदेश निर्मित है, मेक इन इंडिया यानी स्वदेश निर्मित ये पनडुब्बियां हैं। और खास बात इनकी विशेषता क्या है? टॉर्पीडो से लेस है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया गया है जो कई दिनों तक जलमग्न रहने में मदद करता है। सामने आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर है INS कलवरी की।
INS कलवरी की ये तस्वीर है। आगे चलते हैं। सेनकाकू द्वीप विवाद, सेनकाकू द्वीप विवाद किन देशों के मध्य है? विकल्प है भारत और मालदीव के मध्य, विकल्प 2 है चीन और जापान के मध्य, सी है रूस तथा चीन के मध्य, डी है रूस और जापान के मध्य। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, चीन तथा जापान के मध्य, चीन तथा जापान के मध्य सेनकाकू द्वीप विवाद 8 निर्जन द्वीप संबंधी एक क्षेत्रीय विवाद है। एक क्षेत्रीय विवाद है 8 निर्जन द्वीप संबंधी। इस द्वीप समूह को जापान में सेनकाकू द्वीप, इसको जापान में बोलते हैं सेनकाकू द्वीप, चीन में बोलते हैं दियाओयू द्वीप और हांगकांग में तियाओयुतई द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। जापान और चीन दोनों इन द्वीपों पर स्वामित्व का दावा करते हैं। ये 8 निर्जन द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है। इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 7 वर्ग किलोमीटर है और ये ताइवान के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये आप लोकेशन इसकी देख सकते हैं, ये है पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, जापान, चाइना और ताइवान। और इनको इस क्षेत्र को लेकर क्या है, सेनकाकू द्वीप को लेकर यहाँ विवाद की स्थिति बनी। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या है 7। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन ने, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने पर निगरानी सूची यानी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में रखने का निश्चय किया है? विकल्प है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, UNOCT यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, सी है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और डी है G7 ग्रुप ऑफ 7। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? FATF की स्थापना हुई थी 1989 में। 1989 में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना G7 की पहल पर हुई थी, ग्रुप ऑफ 7 की पहल पर हुई थी। इसका सचिवालय कहाँ है? सचिवालय पेरिस में OECD के मुख्यालय में स्थित है। OECD के मुख्यालय में स्थित है। उद्देश्य क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना। पाकिस्तान को इसने अभी निगरानी सूची में, निगरानी में ग्रे लिस्ट में रखा है। इसकी 2 लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में जिस देश को रखा जाता है उसका अर्थ है कि उस पर कई तरह के आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। आर्थिक प्रतिबंध यानी उसको IMF, वर्ल्ड बैंक या ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनसे लोन लेना मुश्किल होता है। और इसी तरह क्या है कि कुछ व्यापारिक प्रतिबंधों को उनको झेलना पड़ता है। आगे बात करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UNCTAD, अंकटाड, वर्ल्ड बैंक और WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी की। रिपोर्ट का आधार क्या था, किस पर जारी की? रिपोर्ट में कोविड-19 संकट में मौजूदा असमानता को, कोविड-19 संकट ने मौजूदा असमानता को और अधिक गंभीर कर दिया है। यानी बेरोजगारी को, महिला बेरोजगारी को, और अधिक बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं ILO क्या है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में वर्साई की संधि द्वारा
राष्ट्र संघ की एक संबंध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई। बाद में 1946 में ये यूएनओ की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी, विशिष्ट एजेंसी बन गई। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार और श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। आईएलओ त्रिपक्षीय सिद्धांत पर काम करता है। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? 3 पक्ष हैं राष्ट्र, कंपनी और वर्कर यानी मजदूर। राष्ट्र, कंपनी और मजदूर त्रिपक्षीय सिद्धांत पर आईएलओ काम करता है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय खतरे से निपटने के लिए समन्वित संयुक्त अभियान सागर आरक्षा 2 का संबंध किन देशों से है? विकल्प है भारत म्यांमार, भारत श्रीलंका, भारत जापान, भारत अमेरिका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत श्रीलंका। अभियान का नाम है सागर आरक्षा 2। 25 मई 2021 गुजरात से कोलंबो जा रहे रसायन से लदे कंटेनर पोत MV एक्सप्रेस पर्ल में आग लग गई, जिसे बुझाने हेतु पर्यावरण के खतरे से निपटने हेतु भारत व श्रीलंका के बीच संयुक्त अभियान सागर आरक्षा 2 शुरू किया गया। सागर आरक्षा 2 ये क्या है? नाइट्रिक एसिड लेके जा रहा था ये जहाज, और आग लगने के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? हवा में फैल गई। तो इस कारण क्या है कि एक तो जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी है उनके लिए खतरा उत्पन्न इसके माध्यम से हो गया। आगे बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? विकल्प है 18 फरवरी, बी 2 जून, सी 12 दिसंबर, डी 7 जून। तो सही उत्तर होगा इसका 7 जून को विश्व फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। फूड सेफ्टी डे किसके द्वारा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएन की, ये भी यूएन की क्या है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी है FAO, तथा WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके दोनों द्वारा क्या है कि साझा रूप से इसको मनाने का निर्णय लिया गया। इसका लक्ष्य क्या है? खाद्य जनित खतरों, खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान लेकर जाना है। इस साल इसकी थीम रखी गई है सेफ फूड फॉर ए हेल्दी टुमारो। सेफ फूड फॉर ए हेल्दी टुमारो इस साल इसकी थीम रखी गई है। फूड सेफ्टी और फूड सिक्योरिटी पर भारत की स्थिति पर चर्चा करें तो अभी पिछले वर्ष जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों में भारत की रैंक थी 94, जो एक सीवियर कंडीशन को दर्शाती है। भारत अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग यानी हाइट का कम रहना, चाइल्ड वेस्टिंग यानी हाइट बढ़ना उस अनुसार वजन नहीं बढ़ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर, इन सभी मामलों में भारत की स्थिति सीवियर इसमें दर्शाई गई है। अब भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के लिए क्या प्रयास कर रही है? एक तो खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 लॉन्च किया गया, ICDS 1975 लॉन्च किया गया, मिशन इंद्रधनुष चल रहा है भारत में, फूड फोर्टिफिकेशन और पोषण अभियान जो स्टंटिंग, वेस्टिंग, कुपोषण और एनीमिया से लड़ने के लिए 2018 में लेकर आए, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये प्रयास भारत सरकार द्वारा फूड सिक्योरिटी और फूड सेफ्टी की दिशा में किए जा रहे हैं। तो यहाँ हमने पूरा कर लिया है हमारे 10 प्रश्नों को। और अंत में एक महत्वपूर्ण सूचना राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, भाटिया आश्रम द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का नया बैच 10 जून 2021 गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस बैच की अवधि 120 दिन रहेगी। 120 दिन में संपूर्ण सिलेबस
इसमें कवर किया जाएगा और इसके साथ ही रिकॉर्डेड क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। इस कोर्स की जो फीस है वो 700 रुपए रखी गई है। इच्छुक विद्यार्थी अधिकाधिक इसमें प्रवेश लेवे। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।